positive anger is important. It is driver of change. It is driver of social transformation. जी It is driver of many social transformation, I can tell you. So leadership is investment of the self into the self. Then leading is daring. जी ये लीड करना करेजियस काम होता है. लीडरशिप इज ऑल अबाउट इंस्पायरिंग पीपल एंड क्रिएट इम्पैक्ट. God was tremendously kind and I got this opportunity कि मैं Dare to Lead, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किताब बिकी है और जो अभी भी चल रही है मार्केट में, और उनके ऑथर अनिल खंडेलवाल साहब से मिल पा रहा हूँ. उनकी अगली किताब आई, जो कि मैंने दूसरी किताब उनकी भी जो एकदम नई आई है, द जिम ऑफ लीडरशिप, ये किताब. इस किताब को मैंने भी पढ़ा और मैं कहूँगा कि ये काफ़ी अद्भुत किताब है. और ये जो व्यक्तित्व है अनिल साहब का, ये थोड़ा कठिन है मेरे लिए कहना कि कितनी बड़ी हस्ती हैं, क्योंकि शायद मैं उसके बारे में सही तरीके से पूरा कह नहीं पाऊँ. वैसे तो देखा जाए तो सर ने इंजीनियरिंग की है और इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन किया था एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, और धीरे धीरे सर एकदम टॉप पोजीशन तक आए. और मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो इस देश में अगर हम लीडरशिप या कॉर्पोरेट लीडरशिप की बात करें तो सर एक उसके बहुत ही बड़े एग्जाम्पल हैं कि आप एक आदर्श लीडर या एक आदर्श सीईओ, आदर्श चेयरमैन कैसे हो सकते हैं. सर, थैंक्स फॉर कमिंग. वेलकम टू द शो सर. धन्यवाद धन्यवाद आपके जेनरस इंट्रोडक्शन. मैं इसको डिज़र्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ, लेकिन एक अटेम्प्ट हर आदमी करता है और उसको आप रिकॉग्नाइज़ करते हैं, इसकी मुझे खुशी है. नहीं सर, मैं इसके बारे में कुछ और कह नहीं सकता. आपका व्यक्तित्व, आपका काम बोलता है, मेरा तो कुछ कहना नहीं है उसमें. तो सर, मैं आपसे इस किताब के बारे में जानना चाहता हूँ और इस किताब के अलावा कुछ और चीज़ें जानना चाहूँगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप. तो सर, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से लीडरशिप क्या है. देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतनी रिसर्च और इतना लिखने और उसके बावजूद बड़ा इल्यूसिव कंसेप्ट है. क्या लोग बॉर्न होते हैं लीडर्स? क्या वो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ के लीडर्स बनते हैं? क्या आईवी स्कूल्स में एमबीए करके लोग लीडर्स बनते हैं? क्या एक्सट्रोवर्ट लीडर्स होते हैं? ये बड़ी भ्रांति हैं लीडरशिप के बारे में. क्या केवल सीनियर मैनेजमेंट रैंक और टॉप मैनेजमेंट रैंक के लोग ही लीडर्स बनते हैं? तो ये कॉमन आदमी के दिमाग में बड़ा भारी कन्फ्यूज़न है. और इसलिए ये किताब लिख के ये कन्फ्यूज़न को मैंने डील किया है अपने ही लाइफ के एक्सपीरियंस से. कि देखिए ना, मैं तो एक मिडिल क्लास में पैदा हुआ, म्यूनिसिपल स्कूल्स में पढ़ा, कोई आईवी स्कूल से एमबीए नहीं किया, कोई ग्रेट लीडरशिप का प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, और एक ऑफिसर के लेवल से ज्वाइन करके मैं हाईएस्ट पोजीशन पहुंचा. तो लीडरशिप इज इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेल्फ इनटू द सेल्फ. ये आप अपने में क्या इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, क्या आपके कन्विक्शंस हैं. अगर हम देखें दुनिया में, आप किसी से भी पूछें कि दुनिया में कितने बड़े लीडर्स हुए हैं, घूम फिर के लोग 4-5 लोगों की बात करते हैं. महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला जी, मार्टिन लूथर किंग जी सर, और
साइंटिफिक फील्ड में अगर आप देखिए तो आइंस्टाइन, जी सर। क्यों, क्या इतने सालों में हम लीडर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए? हमने किए, पॉलिटिकल लीडर्स भी प्रोड्यूस किए हैं, कॉरपोरेट लीडर्स किए हैं, बट जो डिस्टिंक्टिव चीज़ होती है लीडरशिप में वो ये होती है इम्पैक्ट मेकिंग। जी क्या आपने एज ए प्रोफेशनल, एज ए स्टूडेंट, इन एनी कैपेसिटी इम्पैक्ट किया? जी जो काम आप कर रहे थे वो 10 साल बाद कोई कहता है कि नहीं वो सज्जन आए थे, जी उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, वो चीज़ आज भी चल रही है। जी लीडर्स एसेंशियली इन्फ्लुएंस जी एंड मेक इम्पैक्ट। हमें- अब कितनी बड़ी पोजीशन पे हों, जी बहुत बड़े पोजीशन पे हों, तो एक तरीका तो ये है कि आपने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए, सब कर लिया, अपनी बोनसेस ले ली, अच्छी सैलरी ले ली, चले गए। जी पर लोग क्या आपको याद करते हैं? क्या आपने फंडामेंटल चेंजेस जी किए जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन 10 20 30 40 साल सरवाइव करता है इन स्पाइट ऑफ मैनी सुनामीज ऑफ चेंजेस? इतना डिसरप्शन जो हो रहा है, जिसको हम वूका वर्ड कहते हैं, जी कि एक झटके में और एक टेक्नोलॉजी का एक चीज़, आज एआई है जैसे, एकदम उलट पुलट, तो क्या प्रीवियस लीडर आपके ऑर्गेनाइजेशन को इतना रेजिलिएंटली डेवलप किया है? क्या लोगों में इन्वेस्ट किया है? क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में इतना दम है कि वो समय के थपेड़ों से गिरा नहीं है बल्कि उठ के खड़ा हुआ है? तो लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट इंस्पायरिंग पीपल एंड क्रिएट इम्पैक्ट थ्रू प्रोडक्ट, प्रोसेसेस एंड कंटिन्यूअस चेंज। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो किताब है डेयर टू लीड, जो आपने इसके पहले लिखी थी, वो अभी मार्केट में है, बहुत ही सक्सेसफुल बुक है। जो किताब इस किताब के पहले आई थी, जैसे इतनी सक्सेसफुल किताब जो आपने ऑलरेडी लीडरशिप के बारे में लिखी और उस किताब को सराह रहे हैं कि ये किताब बहुत अच्छी किताब है, फिर आपके दिमाग में ये कहाँ से आया द जिम ऑफ लीडरशिप? ये एनालॉजी क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, डेयर टू लीड का टाइटल क्या है? द लीडिंग इज डेयरिंग। जी ये लीड करना करेजियस काम होता है। हम समझते हैं कोई आदमी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया जी तो इट्स ऑल अबाउट बड़ा घर मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, परक्विजिट्स हैं, सर्वेंट हैं, पीएज हैं। वो एक डायमेंशन है लीडरशिप का। जी दूसरा डायमेंशन है कि उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उतने बड़े टास्क हैं, उतना बड़ा चैलेंज है, और उसको करेजियसली मेजर डिसीजंस लेके आप कैसे वो करते हैं। जी तो मैं पिछले 4-5 साल से जिम जा रहा हूँ। जी तो जिम जाने के लिए रोज़ सुबह उठना पड़ता है, कई बार आलस्य होता है तब भी उठना पड़ता है। जी पैशन चाहिए कि जाके इन मशीनों पे एक्सरसाइज करनी है। जी कई बार हल्का छोटा मोटा लग भी जाता है, मसल डिस्टर्ब हो जाती है। जी फिर जिम में ट्रेनर होता है। तो मैंने कहा अरे भाई, ये लीडरशिप तो समथिंग लाइक दिस। यू नीड पर्सनल डिसिप्लिन, जी you need passion, you need consistency, you also need a mentor and a coach, जी and you also need to handle occasional frustration, occasional humiliation. वहाँ से मुझे ख्याल आया कि क्यों नहीं अपने एक्सपीरियंस और दूसरों के एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं कुछ स्किल्स को आइडेंटिफाई करूं जो लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जी जैसे सेल्फ में अंदर झांकना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑथेंटिक होना, क्रेडिबल होना, इमोशनल रेगुलेशन होना, रेजिलियंस होना, इन सबसे बड़ी जो स्किल है कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, डायलॉग। तो मैंने इसको कंसेप्चुअलाइज किया और 18 स्किल आइडेंटिफाई किए जी लोगों से बातचीत करके, मैनेजरों से, यंग लोगों से, स्टूडेंट्स से। उसके बेसिस पे इन 18 स्किल्स में मैंने फॉर्मेट ये लिया है कि इनको 4 चीज़ों में ग्रुपिंग की है। जी
सेल्फ से रिलेटेड 6 स्किल मैंने दी हैं, जी कम्युनिकेशन से रिलेटेड 4 स्किल दी हैं, जी रिलेशनशिप से रिलेटेड 4-5 स्किल्स दी हैं, जी बिहेवियरल और एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड तो ये 18 स्किल बनी हैं। जी हर चैप्टर में आधा चैप्टर है कि ये चीज़ क्या है, जी कम्युनिकेशन क्या है, व्हेन इट इज़ इफेक्टिव, व्हेन इट इज़ नॉट इफेक्टिव, जी और कम्युनिकेशन क्या नहीं है। जी और फिर आधा चैप्टर दिया है कि जिम के मोड में जी कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जाए, वो कौन सी 10 चीज़, 12 चीज़, 8 चीज़ हैं जो आप करेंगे। तो उसके बेसिस पे किताब बनी है और मैंने उम्मीद नहीं की थी जी इतना फिनोमिनल रेस्पॉन्स आएगा इस किताब का। जी। अभी आपने मेंशन किया था तो वार्टन के प्रोफेसर हैं माइकल वसीम, दुनिया के माने हुए प्रोफेसर हैं लीडरशिप के। जी सर। एक दिन उनका ईमेल आया कि हम आपको हमारा एक प्रोग्राम चलाते हैं, रेडियो प्रोग्राम लीडरशिप इन एक्शन, जी उस पे हम आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं। उसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो बड़ी खुशी की बात थी, मैंने वो किया उस पर, काफ़ी पॉडकास्ट किए, आज आपके साथ कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आप हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये पहला पॉडकास्ट मेरा हिंदी में है क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरी किताब केवल कॉरपोरेट के लोगों के अलावा वो लाखों स्टूडेंट्स के लिए और कॉमन मैन के लिए है, क्योंकि लीडरशिप कोई एक्सक्लूसिव प्रिजर्व नहीं है। इट इज़ हायरार्की न्यूट्रल, जी बिल्कुल, इट इज़ जेंडर न्यूट्रल। जी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं सर अब कि ये हायरार्की न्यूट्रल है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप किसी भी स्तर पे हों, किसी भी जगह पे काम कर रहे हों, आप सक्षम हैं कि आप एक लीडर बन सकते हैं, आप नेतृत्व कर सकते हैं। और दूसरी बात ये जेंडर न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पुरुष प्रधान हो या स्त्री प्रधान हो। बिल्कुल जी। तो सिर्फ इस किताब के ज़रिए आपने ये किया कि जैसे आपने ना केवल ये बताया कि हर जन सामान्य एक नेतृत्व का काम कर सकता है, बस उसको जैसे आपको नियमितता चाहिए अपना हेल्थ बढ़िया बनाने के लिए कि आप जिम जाते हैं, उसी तरीके से आपने इस किताब में ये कर दिया कि आपको एक नियमितता चाहिए कि आप कैसे नेतृत्व अच्छा कर सकते हैं, अच्छा लीडर कर सकते हैं। बहुत सही फरमा रहे हैं आप। और इनफैक्ट मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो किताब है, हम ये देखते हैं कि यूजुअली एक पाथ ब्रेकिंग चीज़ जो और इस किताब में हुई है, जब आप कोई नई भाषा सीखते हैं, वो भले ही किसी ऐप के थ्रू सीख रहे हों या किसी और किताब या किसी किताब के थ्रू सीख रहे हो नई भाषा, तो जब आपको नया शब्द सिखाते हैं तो वो बताते हैं ये शब्द क्या है, इसके मायने क्या हैं और इसे प्रयोग में कैसे लाते हैं। तो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे, और इसीलिए शायद ये मुझे एक अच्छी किताब इसलिए लगी, या कहूँगा कि मेरी पढ़ी हुई किताबों में वैसे टॉप रेटेड बुक्स में इसे इसलिए डालूँगा क्योंकि ये आपको बताता है कि लीडरशिप का ये शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, और आप उसे लगातार प्रैक्टिस में कैसे लेके आ सकते हैं। तो फिर से मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा इतनी सुंदर किताब लिखने के लिए। थैंक यू। ये सर। देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि ख़ास तौर से क्योंकि ये हिंदी में है, जी तो बिना किसी जार्गन के एक बहुत सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ जी कि लीडरशिप को एक्वायर करने के लिए सबसे पहले जी सेल्फ लीडरशिप इम्पॉर्टेंट है। जी इसके पहले कि मैं आपको प्रवचन दूं लीडरशिप पे या आपको मैनेज करूं, जी सेल्फ लीडरशिप, और सेल्फ लीडरशिप इज़ अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। इसके 4 डायमेंशन, फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। जी ये आपका स्टेमिना बनाता है, एनर्जी बनाता है। जी फिज़िकल फिटनेस से आप चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करेंगे, आपको डिसिप्लिन देता है। दूसरा है इंटेलेक्चुअल फिटनेस, कि आपकी मेंटल इक्विपमेंट कैसा है, आप नई कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर रहे हैं, आप नई कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार में अगर कुछ भी कर रखा हो आपने, वो केवल जॉब लेने के लिए पासपोर्ट है। जी आपको डेली वीज़ा अर्न करना पड़ेगा नई कॉम्पिटेंसीज से, नई कैपेबिलिटीज से। तो आप पढ़ रहे हैं कि नहीं? जी कंटिन्यूअस लर्निंग, जी इंटेलेक्चुअल फिटनेस। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इमोशनल फिटनेस। हर एक व्यक्ति को
अपने आप इमोशनली फिट रखने की ज़रूरत है जी ना। इमोशनल फिटनेस का मतलब ये होता है कि क्या हमारे इमोशंस पे कंट्रोल है, जी क्या हम कभी भी कुछ भी आउट ऑफ टर्न बोल जाते हैं, जी क्या हम गुस्सैल हैं, जी क्या हमारी अपनी गुस्सा पे कंट्रोल नहीं है, जी क्या हम ऐसे टॉक्सिक वर्ड्स यूज़ करते हैं जो लोगों को हर्ट करते हैं। जी तो ये इमोशनल फिटनेस बहुत की चीज़ है। आप देखते होंगे कि आजकल देखिए लीडरशिप क्या होती है। जी आप किसी को मिलने जाएं, जी उसकी नॉलेज, उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी उससे लीडरशिप नहीं जाहिर होती है, जी उसने आपको ट्रीट कैसा किया। जी जो लौट के वो आप में फीलिंग है कि देखो बहुत बड़ा आदमी था जी लेकिन इतना हम्बल था, जी वो लीडरशिप होती है। जी वो इंस्पिरेशनल होती है। जी वो आदमी सीखना चाहता है जी कि नहीं, काश मैं ऐसा बनूं। जी और आदमी कितना भी बड़ा हो, वो एरोगेंट है तो आपको होगा क्या आदमी, ऐसे ऐसे आदमी बंटा धार कर रहे हैं, जी इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ के इतने एरोगेंट हैं। तो लीडरशिप इंस्पायरिंग एक्ट होता है। और चौथी है स्पिरिचुअल फिटनेस। जी इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। जी स्पिरिचुअल फिटनेस होती है लाइफ के बारे में सोचना कि इस लाइफ का मीनिंग क्या है, इस पृथ्वी पर हम क्यों आए हैं, जी कैसे हम इस पृथ्वी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी तो ये फिजिकल फिटनेस, इंटेलेक्चुअल फिटनेस, बिहेवियरल फिटनेस एंड दूसरे भी ऐड कर सकते हैं, रिलेशनशिप फिटनेस एंड व्हाट नॉट। फिटनेस का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने जिम शब्द को यूज़ किया है। जी जैसे इसमें एक्चुअली मेरा ये इसके बाद वाला क्वेश्चन था, पर आपने उसका पहले ही उसका पूरा का पूरा जवाब दे दिया। पर एक फिर भी जो स्लाइट डाउट मेरा रहा कि हम अगर एचआर की काफ़ी सारी थ्योरीज वगैरह वगैरह करें, और मुझे शायद इसलिए भी ये आपका थॉट क्रांतिकारी लगा क्योंकि वो सब सेल्फ सबसे आखिरी में लिखते हैं और आपने शुरुआत ही सेल्फ से की। तो ऐसा क्या था कि आपने क्यों सोचा कि सेल्फ सबसे पहले आना चाहिए? देखिए ऐसा है कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी मैं अगर लीडर हूँ, जी देखिए मैं, अब यू टेक ए केस ऑफ ए म्यूजिशियन। जी म्यूजिशियन का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कैसियो, तबला, हारमोनियम। जी। उस पर वो सीख के, उस पर बजा के, उस पर प्रैक्टिस करके ग्रेट म्यूजिशियन बनता है। जी Right. बिल्कुल। डॉक्टर का एक इंस्ट्रूमेंट क्या है जिसे वो मेज़र करता है? स्टेथोस्कोप है, जी। इन्वेस्टिगेशंस हैं, सर्जरी से वो करता है। जी पेंटर का क्या है? ब्रश है, जी। कन्वेस है, उससे वो ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाता है, वो उसका इंस्ट्रूमेंट है। लीडर का इंस्ट्रूमेंट क्या है? सेल्फ। जी उस सेल्फ को इम्प्रूव करके, कंटिन्यूअसली होन करके, अपने इमोशंस को अपने अंदर झांक कर कि मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ हैं, मैं अपनी स्ट्रेंथ को कैसे और डेवलप करूं, अपनी वीकनेसेस को और कैसे कम करूं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे बढ़ाऊं, मैं कैसे बेटर लिसनर बनूं। ये लीडर का इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ। इसलिए मैंने सेल्फ पे काफ़ी फोकस किया है, क्योंकि लीडरशिप जब हायर मैनेजमेंट में पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं ही इज़ ए लीडर। जी मेरा एक डिसीजन, एक शब्द दूसरों के लिए बहुत इंस्पायरिंग हो सकता है जी और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। जी इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेल्फ को कंटिन्यूअसली जी एज ए ग्रेट म्यूजिशियन हु कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसेस, आप किसी भी म्यूजिशियन को लीजिए, जी 5-5 घंटे रियाज करता है वो। जी बिल्कुल। पेंटर को लीजिए, एक लीडरशिप है, क्या हम अपने ऊपर रियाज नहीं करें? जी। अपने टेम्परामेंट के ऊपर, अपनी नेचर के ऊपर। जी ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। नहीं सच में मीन्स मैंने इस तरीके से दृष्टिकोण से देखा नहीं। तो ये किताब इतनी दिलचस्प है कि आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये शायद मुझे एक सीख मिल रही है कि मैं इसे पढ़ सकूं, इसे देख सकूं और इसको अपने जीवन में कैसे उतारूं। अगला क्वेश्चन आपसे है जो कि आता है चैप्टर 2 रिफ्लेक्शन के ऊपर।
तो इसमें आप कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन, यानी कि हम जब खुद बैठ के आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि आत्मनिरीक्षण जो है वो लाइफ का पर्पस और इंसान का कैरेक्टर और इंसान का जो विल पावर है, इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहने के पीछे वजह, या देखिए आपने ऐसा क्यों? है, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस है, आई हैं कि लीडरशिप इज़ ए वर्क इन प्रोग्रेस। जो चीज़ वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हमने भी लीडरशिप प्रैक्टिस की, तब हमें पता चला कि ये आत्मचिंतन से, अगर आप सोचेंगे ही नहीं, आप यही सोचेंगे मैं तो सब ठीक कर रहा हूँ, मैंने किसी को फायर किया बिकॉज समबडी डिजर्व्ड इट, ही डिड नॉट डू द गुड जॉब, लेकिन आत्मचिंतन से ये पता चलता है क्या मुझे इतना सब कुछ बोलना था, मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया। तो उस आत्मचिंतन के बाद आपको ये होगा कि नहीं, आई शुड एटलीस्ट कॉल हिम एंड से सॉरी टू हिम। तो आत्मचिंतन मैं आपको बता रहा हूँ, हम इसको ये समझ गए हैं कि आत्मचिंतन कोई बहुत ज्ञानी लोगों का काम है। जी। आत्मचिंतन ज्ञानी बनाता है, लेकिन ये ज्ञानी लोगों का काम नहीं है, ये कॉमन आदमी का काम है कि अगर वो आत्मचिंतन करेगा तो एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनेगा, बेटर लीडर बनेगा। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी पेड़ के नीचे जाके बैठना है और वो आप शाम को सोने से पहले 15 मिनट सोचिए आज दिन में क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ तो क्यों हुआ, बुरा हुआ तो क्यों हुआ, किस चीज़ की वजह से एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है, इस फीलिंग से मैं कैसे अपने आप को उभारूं, क्या इस फीलिंग को मैं अपने कलीग से कम्युनिकेट करूं, कैसे करूं कि ये फिर और नहीं बिगड़ जाए मामला, कि क्या मैं ये दिल में रखूँगी। इस सवाल जवाब आप अपने आप से करते रहेंगे तो ये आपका जो इंटरनल व्यथा है वो सुलझेगी। जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल कोलेस्ट्रॉल आपका डाउन होगा। जी। नहीं तो कोलेस्ट्रॉल आपको बड़ा परेशान करेगा। जी। ये इसका मतलब है। जी सर, इसमें आगे अगर हम किताब में आते हैं तो आपने इसके बाद डिसिप्लिन पे बहुत जोर दिया है, इनफैक्ट आपने काफ़ी तरीके बताए हैं डिसिप्लिन के। तो आपका डिसिप्लिन के बारे में क्या सोचना है? कि मैं, आपने बहुत सही कहा, डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं है। वंस यू से गुड बाय टू डिसिप्लिन, जी। योर चांसेस ऑफ सक्सेस बिकम वेरी डिम। जी। किसी भी सक्सेसफुल आदमी की आप लाइफ देख लीजिए, जी। वो लाइफ डिसिप्लिन से चालू होती है। आप फुटबॉल कोचेज देख लीजिए। जी। एक एलेक्स फर्गूसन हुए हैं, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर थे, उन्होंने आके मैनचेस्टर यूनाइटेड को इतना आगे बढ़ाया। जी। डिसिप्लिन, कितना बड़ा प्लेयर हो, जी। ही विल नॉट माइंड जी। इवन रिमूविंग हिम जी। इफ ही लैक डिसिप्लिन। लुक एट अपना विराट कोहली देखिए, जी। क्या उसकी रिजीम है जी। डिसिप्लिन की। जी। मैंने अपनी किताब में एक एग्जांपल दिए सचिन तेंदुलकर की, जी। एग्री। कि उनको एक मैच में नंबर 3 पे खेलने आना था, तो जब अब टीवी दिखा रहा है 3 आदमी बैट पकड़ के निकल रहे हैं, तो 3 क्यों निकल रहे हैं भाई, 2 आदमी खेल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर बाउंड्री के उधर कड़ी धूप में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका जब नंबर आए तो चल दें, और कड़ी धूप में क्यों बैठे हैं, खुद को टू एक्लीमेटाइज विद द, अभ्यस्त करने के लिए। अभ्यस्त करने के लिए। तो आपको एक्सेलेंस जो आती है बड़े हार्ड वर्क और पैशन से आती है, एक्सेलेंस ऐसे ही नहीं आती। इसलिए डिसिप्लिन पे मेरा जोर बहुत है। मैंने 11 इंस्टेंसेस बताई हैं, डिसिप्लिन ऑफ टंग, डिसिप्लिन ऑफ बिहेवियर, डिसिप्लिन ऑफ टेम्परामेंट, अब डिसिप्लिन ऑफ प्रैक्टिस, किसी भी चीज़ का डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑफ कर्टसीज। आप सोचना चालू करें, डिसिप्लिन ऑफ टाइम। अब देखिए टाइम एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हर एक के साथ, कि आपको श्योर होना चाहिए कि अगर आपने किसी को टाइम दिया तो आप प्रेजेंट हैं और वो भी प्रेजेंट है। जी।
और कोई जस्टिफाइबल रीजंस के कारण आप लेट हैं। जी तो हम तो यहाँ मजाक में कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जी और उसमें एक जोक छिपा होता है कि विच इज़ नेवर ए डिसिप्लिन Late टाइम। Latif, तो कहने का मतलब है यू कांट अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स जी by ordinary methods. You can't achieve tomorrow's challenges by yesterday's mindset. आई एग्री सर। इसमें जैसे हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई डिसिप्लिन तो हम लाना चाहते हैं पर हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम एक समस्या है। और इस किताब में आपने ये लिखा है कि दिन का 25वां घंटा, तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि दिन का 25वां घंटा क्या है और आपने वो कैसे निकाला, और आपका कोई एग्जाम्पल कि आपने वो क्या किया। देखिए, मैंने अपनी किताब में लिखा है क्रिएट ए मैजिकल 25th आवर फॉर लर्निंग। जी तो पहले तो आपका 24 घंटे पे कंट्रोल होना चाहिए, जी राइट? जी देयर इज नथिंग लाइक 25th आवर एज सच। आवर्स तो 24 ही आते हैं, जी। लेकिन जो ये कहते हैं हमें समय नहीं मिलता, कब पढ़ें, क्या करें, उनके लिए एक बड़ी मेटाफर मैंने यूज़ किया है जी कि फाइंड ए 25th आवर फॉर लर्निंग। आप प्लेन में जा रहे हैं, वहाँ पढ़िए। आप गाड़ी में 40 मिनट ऑफिस जा रहे हैं, जी कुछ करिए। तो ये वो मैजिकल 25th आवर लर्निंग को वो करने के लिए, Inculcate करने के लिए। आवर तो 24 ही हैं, जी तो मिल जाता है। और यही हमने अपनी एग्जीक्यूटिव लाइफ में किया। जी। तो सर इसमें आगे मैं जो मतलब ये कुल मिला के मैं बात करें कि हम समय का सदुपयोग कर लें, रादर दैन कहीं पे भी वेट कर रहे हैं तो हम अपना एक एजेंडा बना लें और उसके हिसाब से देखते रहें कि भाई कहीं समय वेस्ट नहीं हो। तो आप क्या तो आत्मचिंतन कर लें या कुछ पढ़ लें ताकि आप अपनी लीडरशिप एक्टिविटीज़ को आगे ले जा सकें। सर इसमें आगे मैं किताब में पढ़ रहा था, एक और जगह आपने उसमें लिखा हुआ है, हम लोग रिज़िलियंस की बात कर रहे हैं और रिज़िलियंस में हम लोग अपने एग्जाम्पल दिया है गांधी जी का, मंडेला जी का, कि हम खुद को इमोशनली रिस्ट्रेन कैसे करें। तो सर क्या कॉरपोरेट में भी ऐसे कोई लीडर्स हैं जिनका आप कहते हैं कि भाई ये इनका रिज़िलियंस बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, ये जिनको हम देख के इंस्पायर हो सकते हैं? बहुत बहुत हम सब लोग, आप में, हम में, सब में ये क्वालिटीज़ होती हैं। रेजिलियंस से होता है कि जब भी आपको सेटबैक हो, जी बहुत बड़ा सेटबैक हो, कुछ हो, तो सेटबैक में आप घूमते नहीं रह जाएं, जी उससे कमिंग बैक फ्रॉम दैट। अब देखिए, आप सोचते हैं मैंने इस साल बहुत काम किया जी लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। जी तो एक तरीका तो ये है कि आप उसमें इतना खो जाएं कि आपकी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाए। जी एक तरीका ये है कि भाई मैंने अपना काम किया, मेरे से बेहतर कैंडिडेट रहे होंगे या कुछ और एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन रहे होंगे, मैं अपना काम करता रहूँगा। जी और जैसे स्पिरिचुअली लॉर्ड कृष्णा ने जो कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा काम करना है जी और फल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारा भी हर बार प्रमोशन हो गया, हर बार बहुत हरी हरी घास दिखी है हर जगह। जी ओकेजन्स आए हैं फ्रस्ट्रेशन के, ओकेजन्स आए हैं जब हम बहुत खुश नहीं, लेकिन अगर हम उसमें खो जाते और उसको वो बना लेते कि अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ तो कुछ नहीं है, हम लगे रहे, भगवान की दया से ओकेजन आया। तो कहने का मतलब ये है, रेजिलियंस ये है नॉट ब्रूडिंग ओवर, कि कोई चीज़ हो गई तो उसके ऊपर आप ब्रूड करके फिर आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी। जी मैंने एक एग्जांपल दिया इसमें, कोई 2-3 साल पहले कोई टेस्ट था जिसमें 34 रन्स पे इंडियन टीम आउट हो गई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जी और उसके बाद ऐसी कमबैक हुई है, टीम 2-1 से जीता उन्होंने। जी सीरीज जी रेजिलियंस, जी अगर उसमें ही खो जाते, एक दूसरे को कोसते, एक दूसरे को ये वो, तो कुछ नहीं होता। तो फेलियर ओपन्स द पाथ फॉर नेक्स्ट सक्सेस। जी आई एग्री जी। तो रेजिलियंस उस सेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर से यंग लोगों के लिए, जी कि एक असफलता
हमें टोटली ऐसा नहीं हो कि हम उस असफलता की कैद में रह के जी अपना करियर ख़राब कर लें। जी हमें उससे उठना पड़ेगा। जी लोगों के लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं, डेथ ऑफ ए रियल फ्रेंड रिलेटिव, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसमें ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। तो आपने करेज के ऊपर एक चैप्टर लिखा है पूरा, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्रंट्रेशंस होते हैं, और आपको जब आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन से शुरुआत से लेके ऊपर तक जाते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है करेज। कई बार सही मीन्स आपको एक दृढ़ता चाहिए होती है और हिम्मत चाहिए होता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ ये शायद लार्जर गुड या चीज़ों के लिए काफ़ी बेहतर है। तो करेज के बारे में आपका क्या सोचना है, और आप मुझे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं जो अपनी किताब में लिखा है करेज को लेके सब? देखिए, करेज इज़ की टू लीडरशिप। जी आपको ध्यान है, देखिए बार बार मैं गांधी पे आ रहा हूँ। जी गांधी तो एक फ्रेल आदमी थे। जी साउथ अफ्रीका में वो अपनी लीगल प्रैक्टिस करते थे, कंपनी में काम करते थे। जी नोबडी न्यू हु इज दिस मोहनदास करमचंद गांधी। जी और वहाँ भी बड़ा एपार्थीट था, बड़ा ये था। एक दिन वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास में जा रहे थे जी और टीटी ने उनको निकाल दिया। उससे पीटर्स मैरिसबर्ग स्टेशन है जी उस पर उतार दिया। जी अब वहाँ तो इतना सब चल ही रहा था। गांधी भी सोचते भाई मैं तो इंडिया से आया हूँ, अपनी लीगल प्रैक्टिस करने आया हूँ, मुझे सब इसमें क्या पड़ा। लेकिन वहाँ से एक मूवमेंट चालू हो गया, जी गांधी जी का मूवमेंट चालू। दैट वॉज करेज। जी करेज इज टेकिंग पर्सनल रिस्क फॉर द लार्जर कॉज। जी जब आप लीडरशिप की पोजीशन पे हैं तो उस समय करेज को एक्सरसाइज करके आपको ऑर्गेनाइजेशन की प्रतिष्ठा को ऊंचा करना, ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंड लेना कोई चीज़ पर। जी हो सकता है उस प्रोसेस में कई करेजियस लोग होते हैं, वो जॉब को छोड़ देते हैं कि नहीं ये इतना प्रतिष्ठा का सवाल है जी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसे काफ़ी मौके आए हैं जो मैंने डेयर टू लीड में मेंशन किए हैं, इस किताब में भी मेंशन किए हैं, आदमी को पर्सनल स्टैंड लेने की। बट इसका मतलब ये नहीं है कि करेज एक रैश एक्ट नहीं है जी कि आप गर्मा गर्मी में आप करेजियस एक्ट दिखा के किसी की इंसल्ट करें, किसी को मारपीट करें। नो, एक बहुत सोचा समझा हुआ एक्ट होता है करेज का जी कि नहीं ये एक चीज़ ऐसी है कि इसके बारे में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जी डेली आदमी को कोलैबोरेशन भी करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं। लेकिन अगर बॉस एक चीज़ रॉन्ग चीज़ पे वो आपको कह रहा है कि इस पे सिग्नेचर करो, जिसके आपके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत वो हो सकते हैं, और आप केवल इसलिए कि नहीं मेरा प्रमोशन रुक जाएगा और उस प्रेशर में आपने कर दिया, तो आप करेजियस नहीं है। जी करेज इज़ गेटिंग ओवर योर फियर्स। जी इसलिए काफ़ी लोग बन तो जाते हैं लीडरशिप पोजीशन को ऑक्यूपाई करने, जी लेकिन वो एक्चुअली लीडर्स नहीं बन पाते हैं। लोग उनके बारे में कहते हैं हाँ हाँ वो आए थे लेकिन यार कुछ दम नहीं थी। जी जी लीडरशिप का काम है ऑर्गेनाइजेशन की मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसमें कितनी भी रिस्क इन्वॉल्व हो, उनकी पर्सनल रिस्क इन्वॉल्व। जी करेज और बहुत सोच विचार के समझ के लोगों को साथ लेके जी और एक कंटेक्स्ट को समझ के। लेकिन आप केवल ये करके नहीं भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, इसमें तो मेरा ये लॉस हो जाएगा, मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, मेरा यूँ हो जाएगा, अगर वो ठीक है वो। इसीलिए लीडरशिप थोड़ा डिफ़िकल्ट बॉल गेम है। जी सर, करेज के बाद में मीन्स इसमें तो बहुत सारी किताबें, अपनी जगह 18 चीज़ें, पर मुझे एक और चीज़ जो जिसने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान खींचा वो है कि आपने एंगर की भी बात कही है कि तो एंगर मैनेजमेंट को लेके आपका क्या सोचना है? क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे हमने करेज की बात की, तो करेज के साथ में कई बार मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो एंगर, और एंगर के बाद में आता है कम्युनिकेशन। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जब हम करेज की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आसपास में आ जाती हैं, तो आपका एंगर और उस टाइम पे कम्युनिकेशन, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? अच्छा सवाल है आपका। मैंने अपनी किताब में एक चीज़ कही है
फंक्शनल एंगर। जी एंगर हमेशा खराब नहीं होता है। जी एंगर कैन ड्राइव यू फॉर चेंज। जी Gandhi was driven by anger जी that he started. आई एग्री Anger is a driver of change. आई एग्री अगर आप एंगर नहीं है, बड़े रिलैक्स्ड हैं, जो चलता है वो कहते हैं ना मैनेजमेंट बाई चलता है। कई लोग कहते हैं अरे कुछ सुधरने वाला नहीं है, अपने को क्या पढ़ने का है। तो पॉजिटिव एंगर इज इम्पॉर्टेंट, इट इज ड्राइवर ऑफ चेंज, इट इज ड्राइवर ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जी इट इज ड्राइवर ऑफ मैनी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, आई कैन टेल यू। एक डिसफंक्शनल एंगर होता है कि आपको हर चीज़ को टेम्पर लूज करके गुस्सा करना, येल करना, किसी के ऊपर बरस पड़ना, वो गीता ने भी कहा है, वो एक ट्रैप है, एंगर ट्रैप है। जी उससे आपका मेमोरी लॉस होता है, डिल्यूजन होता है, आपका डिस्ट्रक्शन होता है। जी। इसीलिए लीडर्स के लिए अपनी एंगर मैनेजमेंट करना, क्योंकि लीडर पर प्रेशर बहुत होते हैं काम के, आप जी। समझिए सीनियर पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे काम बहुत होते हैं, जी टाइम का प्रेशर होता है, काम बहुत होते हैं। इसीलिए एंगर मैनेजमेंट कैसे? थ्रू रिफ्लेक्शन, थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं लाइक ए न्यूक्लियर फिशन। जी आपसे लाइक आपने कहा कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट एंगर। जी अगर आप ये कहेंगे दैट you are making me angry, I'm putting blame on you. जी But if I say that I'm getting upset about this thing, जी then I'm taking myself, I'm getting upset. But if I say you are doing it and hence I'm getting upset. So how do you communicate anger? जी How do you reflect about the anger? जी तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं लीडरशिप में, जी और उसका गुलदस्ता इस किताब के रूप में जी सर मैंने पेश किया है। जी सर। तो सर ये जैसे मैं कह रहा था कि एंगर हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, इसके अलावा मैंने इस किताब में देखा कि आपने बहुत सारी जगह पे कोट किया है दलाई लामा को, ओशो को, और आपने काफ़ी सारी जगह पे ये भी मेंशन किया है कि माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका माइंडफुलनेस के बारे में क्या है सोचना, और साथ ही मेडिटेशन क्या रोल प्ले करता है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इन सारे लोगों के बारे में, दलाई लामा के बारे में सोचिए। जी जब वो लड़के थे शायद 14 साल के, जी तब वो भागे थे अपने देश से, तिब्बत से, सबको साम्राज्य भागे थे, जंगलों से भागे थे। जी और वो दलाई लामा कैसे बन गए जिस फॉर्म में आज हम देखते हैं। जी इतने एंगर के बावजूद जी उन्होंने मोबिलाइज किया। उनकी जबान में कभी आप ऐसी भाषा नहीं देखेंगे, जी ऐसी चीज़ नहीं देखेंगे। आप उनकी किताबें पढ़िए, ऑन हैप्पीनेस, ऑन जॉय, देयर इज सो मच टू लर्न, जी राइट। तो इनको कोट करना ज़रूरी है। जी और कई लोग हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तो मैंने इस किताब को लिखने से पहले देखिए भगवत गीता का अध्ययन किया, जी अपने बहुत डिटेल में तो नहीं, लोगों से सुन के, हमारे वेदास, हमारे रामचरितमानस में, और बड़े लोगों ने आपके इवन चाइनीज़ फिलॉसफी, कॉन्फ्यूशियस की फिलॉसफी क्या है, वियतनाम के लोग हैं, काफ़ी लोग, ये दुनिया में बुद्धा, ये सब क्या बात कर रहे हैं, जी उसका रेलिवेंस क्या है करंट वर्ल्ड में। जी अल्टीमेटली मैंने रियलाइज़ किया कि लीडरशिप इज़ नथिंग बट बिकमिंग एन इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग, जी कि आप एक इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग हैं जी जिसमें पेशेंस भी है, जिसमें एंगर मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, जिसमें करेज भी है। थियोरेटिकली एक युग में शायद बहुत लोग ऐसे नहीं होते हैं, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने प्रेशर होते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्शियस हैं जी तो इसके हमने 100 ग्राम भी ले लिए, जी तो वी आर मच बेटर लीडर। इंटरव्यू मेरा तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मैं आपसे ये ना समझ लूँ कि जैसे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रोग्राम किया था खोज, जो कि काफ़ी फेमस रहा, एक रिवॉल्यूशन सा आ गया था जिसके बारे में आपने इस किताब में भी थोड़ा जिक्र किया है। तो क्या आप वो जो आपने जो 2 प्रोसेसेस वहाँ पे की थी बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्या आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए ऐसा है कि मेरी फिलॉसफी बैंक में रहते हुए भी हमेशा ये रही है
कि बैंक्स आर नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जी सर। दे आर ऑल्सो अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शंस। ये सोचने का तरीका है। मैंने अपनी लाइफ में यही सोचा कि जब तक लोग जो आते हैं वो खुश नहीं हैं, आप डिसिप्लिन करके एक आदमी को अपनी सीट पे 10 से 5 बैठा सकते हैं, लेकिन आप कोई लेजिस्लेशन से उसे स्माइल नहीं करा सकते जी। हैं। वो स्माइल जब ही करेगा जब वो खुश होगा। जी आप समझ रहे हैं इस बात को? जी इसलिए जो गुड कस्टमर सर्विस की बात है वो केवल डिसिप्लिन से नहीं आ सकती है, वो उसको एक मेंटल हैप्पीनेस देने से, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व, उसकी हैप्पीनेस देने से आएगी। आपने एक प्रोग्राम की बात की, खोज। ये 3 प्रोग्राम थे। जी खोज, परामर्श, जी एक तो था कि चेयरमैन की डायरेक्ट हेल्पलाइन। जी कोई भी एम्प्लॉई, 40,000 एम्प्लॉई जी मुझे लिख सकते थे अगर कोई लाइफ एंड डेथ की प्रॉब्लम है जो उनको परेशान कर रही है। जी। उनके फादर हॉस्पिटल में है, हार्ट अटैक हो गया है, मदर को कुछ है, उन्हें ट्रांसफ़र चाहिए या कुछ है, मुझे डायरेक्ट लिख सकते थे क्या बात है सर। और 24 घंटे में गारंटीड सॉल्यूशन। सर ये बहुत बड़ी बात है। 3 करोड़ कस्टमर डायरेक्टली लिख सकते थे जी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई चीज़ डिले है, नहीं हो रही है, कुछ है, जब आपने ये इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। जी और तीसरा खोज जो आपने बोला वो ये था, मैं हमेशा फील करता था कि हालांकि बैंक में जो हायरार्की है, क्लरिकल ऑफिसर, इतने सारे क्लर्क हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग आते थे, हम उनको केवल क्लर्क मान के नहीं चल सकते हैं। तो जी। खोज ये था कि क्लरिकल और जूनियर ऑफिसर में से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम था, जी जो फास्ट ट्रैक के जरिए वो जल्दी ऊपर बढ़ सकते हैं। तो ये 3 प्रोग्राम मैंने चालू किए। तो ये भी एक बहुत ही रेडिकल चेंज है, क्योंकि यूजुअली आप क्या होता है कि आप 1 लेवल 2 लेवल पे जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि वही चीज़ चक्कर कहाँ है, गुम क्योंकि है। इतना बड़ा बैंक, 3,000 उस समय ब्रांचेस थी, इतनी पूरे इंडिया में फैली, किसी को वॉइस, टू गिविंग वॉइस टू ए पर्सन इज़ द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ लीडरशिप। आई फिनोमिनल सर। और से जैसे आपने कहा और खोज का, तो मीन्स ये हर इंसान जो चाह रहा है कि वो लीडर बने, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स ही नहीं है, एक सामने एक हमारे पास मिसाल है। 3 साल के अंदर किसी बिज़नेस को डबल कर देना बहुत ही रेयर, बहुत ही विलक्षण है। तो मैं आज फिर से यही कहूँगा कि हमारा सौभाग्य था सर से मिलना, सर से उनकी किताबों के बारे में जानना। और ये जो किताब है द जिम ऑफ लीडरशिप, ये आपको अमेज़न पे तो मिलेंगी, पर अगर आपको सर की ऑटोग्राफ्ड कॉपीज़ चाहिए तो आपके पास में जो नीचे नंबर या डिटेल्स आ रहे हैं मिस्टर रोहित के, आप वहाँ से उनसे ऑटोग्राफ्ड कॉपीज़ भी मंगा सकते हैं। सर मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ नहीं कि आपने अपना समय निकाला और ये किताब हमारे साथ में डिस्कस की। और मैं सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप, जैसे मैंने इस किताब से बहुत कुछ सीखा, आपको भी इस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल इस किताब को पढ़िए। एक नेतृत्व करने की जिम्मेदारी को कैसे निभाना है वो आपने ज़रूर सीख लिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।